हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आशा करते हैं आप सब एंजॉय कर रहे होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सेशन में। तो आज जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन का जो नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रूस की क्रांति, और अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड वॉर पढ़ने के सिचुएशन पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि वर्ल्ड वॉर में आखिर क्या क्या हुआ, किस तरह से वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, और वर्ल्ड वॉर में जो है कौन कौन सी परेशानियां आई, कौन कौन सा देश इन्वॉल्व है, सारे तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम मुख्य तरीके से देखें कि कौन से मेनली जो है इस तत्कालिक कारण क्या थे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या था मेन एक्चुअल रीज़न पे। अगर हम फोकस करें, थोड़ी विचारधारा को डीप में ले जाए। देखिए, नॉर्मली विश्व युद्ध पढ़ाया जाता है कि ऑस्ट्रिया के राजा थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई, विश्व युद्ध हो गया। मतलब एक आदमी के मरने से वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं। एक्चुअली वास्तविकता क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे का लॉजिक रीज़न आप सब जानते हैं कि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति आया, उपनिवेश बढ़ने लगे, कॉलोनी बढ़ने लगे, और सारे देशों में जो है होड़ लग गया। यूरोप के तमाम देशों में ये होड़ लग गया कि अब किसका उपनिवेश कितना ज़्यादा है। जिसका उपनिवेश जितना ज़्यादा होता है वो उतने ज़्यादा मतलब निर्यात कर सकते हैं, उतने ज़्यादा लैंड से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि यूरोप में अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड में क्या था एक्चुअली, उनके पास जो है वो मेनली लैंड नहीं चाहिए था। वो लैंड ऑक्यूपाई करना ही नहीं चाहते थे। उन्हें जो चाहिए था पैसे चाहिए था, क्योंकि उनके पास पता था कि उनके पास लोग जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, तो उसको वो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते थे, ना कि एरिया देना चाहते थे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बातें थी, इसीलिए वो हमारे भारत पर कभी ऐसा अपना लैंड प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करने का कोशिश कभी नहीं करा उन्होंने, बल्कि इंडिया से और तमाम उन सारे देशों से जिसको उपनिवेश बनाया, उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए उन्होंने जो है हमें ये उपनिवेश बनाकर रखा। तो नॉट इवन आर इंडिया, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिस पे उसने उपनिवेश बनाया और वहां से मेन सोर्स जो है उसे पैसा कमाना समझा। तो इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि पुनर्जागरण जो है इटली और जर्मनी वगैरह में हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि उपनिवेश बढ़ने की वजह से कि एक होता है ना कि अंदर का आग पहले से जल चुका था, है ना, आग पहले से जल चुका था, क्योंकि यूके वगैरह जो है आगे बढ़ रहा था, और इस तरह से ऑस्ट्रिया वगैरह जो है, या ऑस्ट्रिया की बात नहीं करें, जर्मनी जो है ये पीछे छूटता चला जा रहा था। तो कई सारे मतलब पारंपरिक रूप से देखें तो कई सारे रीजन थे, और बस जरूरी किस चीज़ थी कि मतलब पूरा उसको चिंगारी की जरूरत थी। ऐसा हम कह सकते हैं कि आग लगने में सिर्फ और सिर्फ चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बन गए कौन? तो ये फर्डिनेंड। कौन? ऑस्ट्रिया के राजा। मेनली ऑस्ट्रिया के राजा जो थे ये एक अंतिम ड्यूक यानी कि एक राजा जो थे ऑस्ट्रिया के तमाम राजा के सबसे अंतिम पुत्र थे, जिन्हें ड्यूक कहा जाता है, और वही फर्डिनेंड थे। तो वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो होने वाले इस विश्व युद्ध को रोक सकते थे। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये इन युद्ध अगर इन्हीं की वजह से होने वाला है या इन्हीं की वजह से रुकने वाला है। दो विचारधाराएं लोगों में बट गई। पहले विचारधारा के लोग ऐसा सोचते थे कि अगर फर्डिनेंड चाहेंगे तो इस विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। दूसरे विचारधारा का लोग सोचता था कि अगर फर्डिनेंड को कहीं से भी गायब कर दिया जाए तो क्या हो सकता है कि विश्व युद्ध को टाला जा सकता है। तो इस तरह से विचारधाराओं का परस्पर इस तरह का मतलब बवाल हुआ कि किसी व्यक्ति ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की हत्या कर दी। फर्डिनेंड की जैसी हत्या कर दी, हो गई चिंगारी की काम। अब जैसे ही चिंगारी का काम हुआ तो फिर जर्मनी ने क्या किया? रूस पर आक्रमण कर दिया। फिर रूस पूछा कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मारे? तो फिर रूस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। फिर जर्मनी बिना इंतजार किए हुए यूके पे कर दिया, जर्मनी बिना इंतजार किए हुए फ्रांस पे कर दिया, और कई सारी बीच में संधियां भी हो गई। जैसे कि अगर हम संधिया की बात करें तो संधिया में आपको तमाम जो है डिटेल आपको बताऊंगा। पहले आप ओवरऑल स्टोरी को समझे। इस तरह से क्या हुआ कि आपस में लगातार कितने देश? तो पूरे 37 देश आपस में लड़ गए। तो अब आप बात करेंगे कि पूरी दुनिया में 37 ही देश है। 37 देश तो नहीं है, फिर भी हम इसे वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, विश्व युद्ध क्यों कहते हैं, तो यह भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 37 देश सिर्फ लड़े थे, लेकिन इसका जो इंपैक्ट होता है, इस युद्ध का इंपैक्ट सबके अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पे देखने को मिला, और तमाम देश की अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हो गई। क्यों? क्योंकि ज्यादातर देशों को तो ब्रिटेन ने ही उपनिवेश बना रखा था, और पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चौपट होने की वजह से इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। उसी तरह से जैसा कि हम लोग अभी कोविड को क्या बोल रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल रहे थे, क्योंकि पूरे देश में, पूरे नॉट इवन कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में तमाम कंट्रियां के क्या हो गई थी? इकोनॉमिक ध्वस्त हो चुकी थी। इसीलिए हम इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी जो है नाम दे रहे थे, बड़े बड़े विद्वान लोग दे रहे थे। तो चलिए, इतनी बात आपको समझ में आया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको क्या समझनी है
कि जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद जर्मनी जो है उस पर वारसाई की संधि थोपी गई। तो वारसाई की संधि थोपने की वजह से क्या प्रॉब्लम आया कि जर्मनी को कई सारे सीमाओं के अंदर बांध दिया गया, जैसे कि वो 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रख सकता है। सेकंड थिंग अगर बात करें तो वो कोई भी मतलब खौफनाक हथियार नहीं रख सकता है, मतलब ज़्यादा हाई ग्रेडेड हथियार नहीं रख सकता है। उसके बाद उस पर ये थोपा गया कि इस विश्व युद्ध में जितने देश के जितने भी पैसे खर्च हुए हैं इस सब का निर्वहन कौन करेगा, तो उसी पे जर्मनी पे थोप दिया गया। तीसरी बात अगर हम बात करें तो तीसरी सबसे ज्यादा फायदा अगर उठाने वाला कोई देश था तो वो फ्रांस था। फ्रांस ने कहा कि जर्मनी से होने वाले कोयले पे अधिकार 15 साल तक, उस कोयले के खादान पे अधिकार किसका होगा, तो फ्रांस का होगा। जिसके वजह से जर्मनी के लोग जो है काफी निराश हो गए कि क्या कोई इस तरह से संधि की जाती है। संधि हमेशा, संधि का मतलब ही होता है कि दोनों की बातों को रखना, दोनों ही देश की बातों को रखना। और यहाँ एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र जो है वो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से धुरी राष्ट्र के जो मुख्य जर्मनी थे उस पर पूरे चढ़ के और इस तरह की संधि बनाई कि इस संधि को ही कहा जाता है कि इस संधि ने ही इससे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे चीजों को आपस में ले आया, उस संधि में ले आया, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का बीज जो है वहीं बो दिया गया था। इसलिए वारसाई की संधि को ही बोला जाता है कि वारसाई की संधि ही क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज के समान थी। वो उस वृक्ष के समान थी जिसका बीज जो है पहले प्रथम विश्व युद्ध में ही रोप दिया गया था। तो वो इतनी बात आप समझे होंगे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जैसे कि इसको अगर हम इंडिया के पर्सपेक्ट में देखेंगे कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में तभी 2 दल चल रहे थे, एक तो कांग्रेस था, एक मुस्लिम लीग था। तो कांग्रेस में भी 2 तरह के दल थे, एक थे कि जो गर्म दल थे और एक नरम दल थे। तो गर्म दल तो बिल्कुल भी इनका सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन वही नरम दल की बात करें तो गांधी जी ने खुद जो है सरकार, देखिए मेनली उन लोगों ने क्या बोला कि मेरा जो उद्देश्य है, ब्रिटेन वालों ने इंडिया से कहा कि मेरा उद्देश्य कहीं से भी जमीन विस्तार करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह बताना है कि कैसे तुम्हें सही ढंग से रहना है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा, वहां के लोकतंत्र बनाने के लिए जो है हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो इंडिया वालों को लगा कि वाह ब्रिटेन कितना अच्छा काम कर रहा है यार, उसे लोकतंत्र बना रहा है। और उसके बाद एक राय रखी गई कि अगर ये युद्ध ब्रिटेन जीत जाता है तो वो क्या करेगा, इंडिया को भी इंडिपेंडेंट कर देगा। लोग बस उसके चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। उसके बाद क्या था, गांधी जी को इतनी बुरी तरीके से मोटिवेट किए ब्रिटेन वालों ने कि गांधी जी घर घर जाकर तमाम युवा से रिक्वेस्ट करने लगे, उससे बोलने लगे कि आप सब जो है अंग्रेज का साथ दीजिए, अपने घर से युवाओं को जो सेना में भेजिए, जिससे कि अंग्रेज अगर जीत जाएंगे, ब्रिटेन अगर ये प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएगा तो क्या करेगा, हमें आज़ादी दे देगी। तो इस बात से कई सारे, गांधी जी ने कई सारे लोगों को, संगठन को और कई सारे छोटे छोटे कैंपेन चला के लोगों को जो है सेना में ज़्यादा ज़्यादा भर्ती करवाया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग जो था ये थोड़ी चिंतित था। चिंतित क्यों था, मैं आपको बता दूं कि तुर्की जो देश है, तुर्की ये धुरी राष्ट्रों में था, धुरी राष्ट्रों में यानी कि जर्मनी के साइड से था। और तुर्की जो होता है ये बहुत ही मुख्य जगह होता है मुस्लिम धर्म के लिए। मुस्लिम धर्म के जो खलीफा होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, वो तुर्की में ही रहते थे। तो भाई मुस्लिम लीग वाले को ऐसा लग रहा था कि हम ब्रिटेन साइड से लड़ेंगे तो क्या होगा कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं हमारे जो ये तुर्की जो है इसका विभाजन कर देगा। तो ब्रिटेन वाले ये बात समझ गए और ब्रिटेन वाले ने मुस्लिम लीग के सामने प्रस्ताव रखा कि देखो तुम हमारा साथ दो, क्योंकि जर्मनी क्या चाहता है कि तुर्की का विभाजन हो जाए, डिवाइड कर दिया जाए उसको। तो हम तुमको वादा करते हैं कि तुम्हारे खलीफा का अधिकार जो है हमेशा तुर्की पे बना रहेगा और हम उसको तोड़ने से बचाने का कोशिश करते हैं। तो ये बात मुस्लिम लीग के सामने रख दिया ब्रिटेन वालों ने। मुस्लिम लीग पूरी तरह से क्या किया, उनका सपोर्ट कर दिया। वहीं कांग्रेस ने भी क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का सपोर्ट कर दिया और यहां से भर भर के सेना जाना शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। तो भारत ने भी पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंततः क्या हुआ, अंग्रेज वालों ने जो बोलते हैं ना कि एकदम सामने से धोखा देना, एकदम सामने से धोखा दिया मुस्लिम लीग को भी और हिंदू समाज को यानी कि कांग्रेस को भी। उसने आजादी भी नहीं दी और तुर्की का भी विभाजन कर दिया, जिससे मुस्लिम लीग को भी बहुत आहत हो गया और गांधी जी को भी बहुत आहत हुआ। इसी में गांधी जी को जो है सार्जेंट की उपाधि भी दी थी, जब गांधी जी पूरे लग धड़ के क्या कर रहे थे, सेना में लोगों को भेज रहे थे, हमारे युवाओं को मोटिवेट कर रहे थे। तो इस तरह से ऑल ओवर बातें आप समझ गए। अब हम आते हैं उन तमाम चीजों को बाय वर्ड्स, बाय बुक लैंग्वेज, हम लोग इसको समझ लेते हैं बुकी लैंग्वेज से, ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि ओवरऑल स्टोरी तो आपने समझ लिया कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत्कालीन कारण के बारे में बात करें तो यहाँ के ऑस्ट्रिया के राजा कौन थे, फर्डिनेंड, जिनकी हत्या हो गई कब,
28 ऑफ द जून 1914 को हुई। कहां पे हुई? तो वोत्सिनिया की राजधानी कहां थी? सेरेजोवा। और सेरेजोवा हत्याकांड भी इसे बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि सेरेजोवा में क्या हो गई थी? राजा की हत्या हो गई। किसके राजकुमार थे? ऑस्ट्रिया के राजा थे, और ये अंतिम राजा थे, अंतिम ड्यूक थे, इनका अगला कोई संतान नहीं था, इसीलिए इस बात का बवाल थोड़ा ज्यादा हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, जैसा मैंने बताया कि कुल कितने 37 देशों ने भाग लिया था, और क्या कहा जाता है? पूरा विश्व इसमें भाग नहीं लिया, किंतु पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अतः इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। जैसे ही विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, इसी वजह से इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। आगे देखते हैं, कहता है कि पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, दो भागों में बंट गया था। इसमें पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। देखिए आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि मित्र राष्ट्र मतलब हमारा दोस्त हो गया, तो मित्र मतलब हमारा, यानी कि हम, यानी कि भारत भी इसमें शामिल था। भारत डायरेक्ट नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में क्या था? इसमें शामिल था, क्योंकि ब्रिटेन वाले ने क्या किया था? भारत को भी इसमें शामिल किया था। मैंने आपको बताया कि यहां से सेना ले जाकर गांधी जी को मोटिवेट करके, मुस्लिम लीग को मोटिवेट करके, दोनों ही धर्म के क्या हुए? इसमें सेना को बहाल किया गया। तो मित्र राष्ट्र से आप याद रख सकते हैं कि उसमें भारत भी था, यानी कि ब्रिटेन था, और ब्रिटेन जब था तो ब्रिटेन के साथ आप रूस को भी याद रखेंगे, इंग्लैंड को भी, फ्रांस को भी, जापान को भी और अमेरिका को भी। ये सारे देश मित्र राष्ट्र में थे। और वहीं अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करें तो इसमें सबसे मुख्य, अगर आपको हंगरी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, इटली याद रखना है। और ये जर्मनी जो था, जर्मनी को मैंने वापस से लिखा क्योंकि जर्मनी ही इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले वॉर किसने स्टार्ट किया? तो जर्मनी ने स्टार्ट किया। हम लोग आगे देखेंगे। अभी कहता है मित्र राष्ट्रों में इटली को लालच दिया गया। देखिए इटली जो था ना, वो इस तरफ से था, धुरी राष्ट्र में था इटली, देख रहे हैं इटली है ना धुरी राष्ट्र में। लेकिन क्या क्या मित्र राष्ट्र वालों ने इसे लालच दिया कि युद्ध के समाप्ति के बाद हम तुम्हें ढेर सारा पैसा भी देंगे, और क्या करेंगे? जो जमीन विवादित होगा या जो जमीन होगा वो हम तुम्हारे पक्ष में भी देंगे। तो इटली जो ये धुरी राष्ट्र से होने के बावजूद भी उसने क्या किया? युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे लालच किसने दे दिया था? मित्र राष्ट्र वालों ने लालच दे दिया। लालच तो दे दिया, लेकिन दिया क्या? कुछ नहीं। जिस तरह से भारत को ठगा इसने, उस तरह से क्या किया? इटली को भी ठग लिया। अब देखिए कितना बुरा स्थिति हुआ। इसके वजह से इटली ने क्या किया था? दूसरे विश्व युद्ध में क्या किया था? धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ा था। हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे। इसके बाद आगे की बात करें तो कहता है इस युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को हुई। जैसा देखिए यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया है, 1 अगस्त 1914 को स्टार्ट हुआ, और खत्म कब हुआ? तो 11 नवंबर 1980 को जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। तो स्टार्ट जो हुआ था 1 अगस्त 1914 को, इसमें क्या हुआ? जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया। मैंने बताया कि सबसे पहला आक्रमण, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पहला आक्रमण किस देश ने किस पर किया था? तो जर्मनी ने रूस पर किया था। कब किया था? तो 1940 में, और शुरू हो गई थी यहीं से वर्ल्ड वॉर। इसके बाद कहता है जर्मनी और फ्रांस 3 अगस्त को युद्ध कर लिए। अब देखिए जर्मनी, देखिए पहले तो रूस पे किया, उसके बाद किस पे कर दिया? फ्रांस पे कर दिया। जर्मनी 8 अगस्त को इंग्लैंड पे कर दिया। देखिए कितना ज्यादा मतलब उत्साहित था। क्या कर दिया? ये 8 अगस्त को इंग्लैंड पे हमला कर दिया। अब देखिए 26 अप्रैल 1915 को इटली इस युद्ध में प्रवेश किया। अब इटली क्या किया? ये 26 अप्रैल 1915 को इटली इस युद्ध में प्रवेश किया। इस युद्ध में सबसे अंत में किसने प्रवेश? इटली का बहुत ही कम नाम है इसमें, इटली का ना के बराबर है, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि इन्वॉल्व है। ये बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इटली इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं करता है। 6 अगस्त 1917 को अमेरिका भी प्रवेश करता है। अमेरिका जो है ना बहुत शातिर दिमाग है, वो चुपचाप बैठ के देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। वो सबको बोला था अरे फ्रांस तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? ये लो बॉम्ब लो, ये लो तोप लो, एरोप्लेन लो, ये ले जाओ, वो ले जाओ, जहाज ले जाओ, फाइटर ले जाओ, मारो मारो एकदम। क्योंकि उसको क्या था? वो तो पूरे दुनिया में जो हथियार बेचने का हब बन चुका था अमेरिका, और उसका पूरा फायदा उठा रहा था यहां पे अमेरिका। उसके बाद आगे देखिए अमेरिका और रूस, मैंने हमेशा से कहा है अमेरिका और रूस, अगर दुनिया में आज कहीं भी गोली चल रहा है ना, दुनिया में आज कहीं भी गोली चल रहा है तो उसमें आप कहीं ना कहीं देख लीजिए उसके पीछे का बैकग्राउंड अमेरिका और रूस है। चाहे वो ताइवान हो, ताइवान में चला था, ताइवान में अमेरिका ने पूरा 28,000 बमबार्डिंग किया था, 28,000 बम से जो है वहां पे बमबार्डिंग कर दिया था ताइवान में। उसके बाद देखिए अभी अगर आप यहाँ अफगानिस्तान की बात देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी अमेरिका और रूस की वजह से ये स्थिति है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका और रूस, दुनिया में कहीं भी गोली चल रहा है ना उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिका और रूस ही है। उसके बाद देखिए अमेरिका प्रवेश किया क्योंकि अमेरिका के जहाज, अमेरिका में एक्चुअली में क्या हुआ था कि अमेरिका का एक जलयान था जो जर्मनी की पनडुब्बी यू बोट्स, ये भी एग्जाम में पूछता है कि यू बोट्स जर्मनी का कौन सा यू बोट्स ने क्या किया, एक जहाज को, अमेरिका के एक जहाज को डुबा दिया। जो एक्चुअली में क्या था कि जहाज ना नॉर्मल था, वो कोई फाइटर जहाज नहीं था, वो लोगों को, अमेरिका के लोगों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, और जर्मनी ने क्या अपने यू बोट से उस पर तरातर हमला किया और उसे डुबा दिया। इससे अमेरिका भी इस युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इस युद्ध के अगर हम अंत समाप्ति की बात करें तो 1990 में हुआ था। किससे हुआ था? ये वारसाई की संधि से हुआ। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि वारसाई की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया भी जस्ट कि वारसाई की संधि में क्या हुआ, तो
उसमें कहता है यह संधि फ्रांस के पेरिस में स्थित वारसाई के महल में हुआ। कहां पे हुआ? पेरिस में वारसाई नामक महल है, वहां पे हुआ। और यह संधि जर्मनी पर थोपी गई, जबरदस्ती जर्मनी पर थोपा गया था। अब संधि और शर्त की बात करें तो जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती है, कभी भी घातक हथियार नहीं रख सकते हैं, जर्मनी को युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च का वहन करना पड़ा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आप हो सके तो स्टार मार्क करके लिख लेंगे। क्या है कि उसे जर्मनी को उन तमाम देशों के सारे खर्च का भार जो है उठाना पड़ गया। इसके थर्ड बात करें तो जर्मनी का राइनलैंड रूर घाटी, कौन सा जगह है? रूर घाटी जैसे कोयला देश 15 कोयला क्षेत्र, नॉट देश, कोयला क्षेत्र जो है 15 देश के लिए फ्रांस को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। तो यही बात, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जर्मनी का जो वही राइनलैंड था जहां से कोयला का उत्पादन होता था, वो 15 साल के लिए किसी फ्रांस को देना पड़ा। और यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विशाल वृक्ष के बीज के समान कार्य किया। तो अब मैं आपको यहां पे एक बात और बता दूं कि ये उस वक्त जो है वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगे। कौन? तो इसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि जर्मनी ने किस तरह से अपने आप को वापस लाया और जो है ब्रिटेन को उसकी औकात समझाई। क्योंकि अब जो है यहां पे उदय होने वाला था हिटलर का, और हिटलर के नाजीवाद का यहां उदय होने वाला था। तो ये हिटलर जैसे ही ये सब संधि थोपी गई तो हिटलर जो है वो सामने आया, और हिटलर सामने आकर क्या किया कि लोगों से बताया कि क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना पसंद करोगे कि तुम्हारे देश से दूसरे देश वाले अब तुम्हारे देश का कोयला लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इस तरह की संधि थोपी जा रही है। हिटलर ने अपने शासन व्यवस्था में जब वो प्रवेश किया तो शासन व्यवस्था में आते ही अपने दिमाग को डाइवर्ट किया और इतनी बड़ी सैन्य बल बनाया, सारे वर्षाई के सारे संधि को तोड़ता गया और लास्ट में क्या किया, इतना विकराल अपने आप को बना लिया, इतना ताकतवर सेना बना लिया जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना प्रारंभ हो गया हिटलर के ही समय। तो इतनी बात आप समझे होंगे। इसके बाद हम देखें तो सेवर्स की संधि, ये सेवर्स की संधि किस पर लागू हुई? तुर्की पर, और तुर्की का विभाजन कर दिया, खलीफा को यहां से उसके पद पे से भगा दिया गया, हटा दिया गया, और खलीफा को पद से हटाने की वजह से हमारे यहाँ क्या शुरू हो गया था? खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था, जिसमें अली बंधु वगैरह थे, और अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये सब आप भारतीय इतिहास में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो ये सेवर्स की संधि आप लोग याद रखेंगे तुर्की से संबंधित है। वर्साई की संधि किससे संबंधित है? तो ये जर्मनी पर थोपी गई थी। जर्मनी पर थोपे जाने वाला संधि कौन सा? वर्साई संधि। तुर्की पे थोपे जाने वाला सेवर्स की संधि। तो तमाम संधियां को आप समझ गए होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम बताएंगे कि जर्मनी जो है किस तरह से अपने आप को वापस से प्रिपेयर किया, वहां हिटलर का उदय किस तरह से हुआ, नाजीवाद किस तरह से वहां आया। इन तमाम चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने एंजॉय किया, आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारा सपोर्ट करें। आज यही साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।